नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। शुक्रिया विशाल। आज भी सबसे पहले बात होगी ट्रेड वॉर की, जहां पर चीन की तरफ से आ गया है एक बड़ा अपडेट। इस खबर को मनी सेंट्रल में डिस्कस करेंगे। इसी मसले में हम भारत और चीन की बात करेंगे, जहां कारोबारी मोर्चे पर बहुत कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। आखिर में बात होगी टाटा सन्स की। क्या टाटा सन्स का आईपीओ आएगा? ये सवाल काफी वक्त से आम लोगों के जहन में चल रहा है। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। अमेरिका चीन के बीच शुरू हुई ट्रेड वॉर में अमेरिका ने एक दिन पहले कर दिया था बड़ा ऐलान। चीन पर टैरिफ कर दिए गए थे 245%। इसके बाद अब चीन ने कर दिया है ऐसा ऐलान जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि शायद अब उसके लिए और टिके रहना आसान नहीं होगा। मेरा आपसे सवाल है प्रवीण सर कि अमेरिका की सख्ती के सामने क्या अब चीन ने घुटने टेक दिए हैं? ये एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है और इसके साथ ही पूरा मामला क्या है सर, इसको भी आसान भाषा में समझाइए। देखिए, पिछले जो 1.5-2 महीने से एक जो जंग चल रही थी दोनों देशों के बीच में और पूरी दुनिया भर में अमेरिका के टैरिफ को लेके 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने का ऐलान किया था अमेरिका ने। बाद में उनको पॉज कर दिया 90 दिन के लिए। लेकिन चीन के साथ अमेरिका की किसी भी तरह की रियायत का कोई भी ऐलान नहीं हुआ। अमेरिका ने इसके उलट सख्ती चीन पर और बढ़ाई। कल 245% के टैरिफ किए, हमने उसको कवर किया। अब चीन ने आकर उस पर अपना एक तरह से कहें तो जो समझ में आ रहा है वो ये है कि चीन अब थोड़ा पीछे हटता हुआ दिख रहा है। चीन ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है। चीन शायद घुटने टेकता हुआ दिख रहा है। चीन ने ये कहा है कि हम अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार हैं, हम अमेरिका के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, इस पर कोई दोनों देश मिलकर कोई ट्रेड डील करें, इसके लिए हम तैयार हैं। तो एक तरह से जिस बात की ओर इशारा कल सुबह जो आपका व्हाइट हाउस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कहा गया था कि गेंद जो है वो चीन के पाले में है। अमेरिका अपनी तरफ से सब कुछ कर चुका है। अमेरिका चीन के साथ किसी भी तरह की डील के लिए अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करेगा। चीन को आगे आना होगा और इस पूरे ट्रेड के लिए, ट्रेड चाहे टैरिफ हो या बाकी चीज़ें हो, उस पर आकर चीन को सामने अपना बात करनी होगी और टैरिफ पर मसले को सुलझाना होगा। तो उसके बाद से अब चीन ने आकर एक तरह से ये साफ कर दिया है कि हम तैयार हैं और आकर इस पर बातचीत शुरू करते हैं। जी, 2 प्रश्न सर। एक तो कि जब भी अमेरिका चीन पर जो टैरिफ लगाता था उसके कुछ ही देर के बाद आदमी को पता चल जाता था कि हाँ भाई अब चीन ने भी रिटेलिएट कर दिया और उसने फला अब फीसदी का टैरिफ लगा दिया है। वो नहीं होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात कि कल तक जो चीन कहता हुआ दिख रहा था कि जिसने शेर के गले में घंटी बांधी है वही उस घंटी को निकाले, उसके बाद अचानक से ये पलटना क्या संकेत दे रहा है सर? नहीं, संकेत सीधा ये है कि चीन के लिए हालात ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। दुनिया भर में चीन के सामान की क्या सप्लाई रुकेगी? अमेरिका में तो उसके रुकने की आशंकाएं पैदा हो ही गई है। 250% का अगर टैरिफ लगता है तो आप ये मानकर चलिए कि अमेरिकी कंपनियों के लिए, चीनी कंपनियों के लिए माफ़ कीजिए, अमेरिका में कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इतने ऊंचे टैक्सेस पर आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। चीन ने एक हद तक अपनी कोशिश की कि किसी तरह से वो इस पर टिका रहे, अड़ा रहे। अपना उसने धमकी, गीदड़ भभकी कह लीजिए, वो देने की कोशिशें की अमेरिका को। लेकिन अमेरिका का जो इस वक्त की जो रिजीम है, इस वक्त का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सख्त है। वो चीन के साथ रियायत करने के मूड में नहीं है जी। और इसी वजह से कल सुबह जब अमेरिका ने कहा कि जो गेंद है वो चीन के पाले में है, चीन फैसला करे, और उसके बाद आकर अमेरिका ने उस पर 100% एक तरह से हम कहें टैरिफ और बढ़ा दिए। 145% से 245% कर दिया। तो चीन को इसके बाद ये साफ हो गया कि अब मुश्किल है यहाँ पर टिके रह पाना। अगर दुनिया भर में अपना कारोबार करना है, अगर अमेरिका के मार्केट्स का एक्सेस चाहिए, तो हमको थोड़ा झुकना पड़ेगा। और अब चीन ने वही बात की है कि ठीक है, चलिए बैठते हैं, बात करते हैं, समझौता करते हैं। और इससे एक अंदाज़ा इस बात का भी निकल कर सामने आ रहा है कि क्या अब दुनिया में ट्रेड वॉर खत्म होने की पहल
हो गई है। अगर चीन ने ये बात कही है, कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया है, बड़ा बयान है, सरकारी महकमे का बयान है, तो क्या चीन और अमेरिका अब एक टेबल पर आएंगे? शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप एक टेबल पर आएंगे, क्या बातचीत करेंगे? क्या बीच का कोई रास्ता ऐसा निकलेगा जिससे कि अमेरिका और चीन के कारोबारी रिश्ते बचे रहें और उसके साथ पूरी दुनिया के जो रिसेशन में जाने का खतरा पैदा हो रहा है, अमेरिका के रिसेशन में जाने का जो खतरा पैदा हो रहा है, वो भी बच जाए और इस तरह से पूरी दुनिया एक बड़ी क्राइसिस से निकल आए? तो क्या दुनिया अब एक डील की तरफ बढ़ रही है? ये एक तरह से कह लीजिए उम्मीद भी पैदा हो रही है, चीन को भी फायदा है और अमेरिका को भी इसमें विन विन सिचुएशन दिखाई दे सकती है। सर, जैसे ही चीन की तरफ से जो बयान आया उसके बाद देखिए भारतीय शेयर बाजार में भी जो हरियाली है वो देखने को मिली। आप 23,851 के आसपास हम क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 1.78% की तेजी है, 400 से अधिक अंकों की तेजी निफ्टी में देखने को मिला। इसी के साथ एक और प्रश्न मैं भी जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा सर कि इसके साथ ही विराम लग जाएगा ट्रेड वॉर का जो है, जो चला रहा था 2 अप्रैल से, उसके पहले से भी संसद जो था, संस्थाएं जो थी, जितनी भी तरह की दिक्कत थी वो समझ में आ रही थी, उसको विराम लगता हुआ दिखेगा। उसी के साथ में एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि FII के आंकड़े बहुत शानदार आ रहे हैं सर, तो ये क्या सब कुछ एक शुभ संकेत तो नहीं दे रहा है सर कि चलिए अब सब कुछ ठीक हो गया, अब ये पैसा लगाने का समय आ गया है? नहीं, बिल्कुल मार्केट्स में जिस तरह की एक तेज़ी दिखाई दी है, एक बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है, वो इस ओर जाहिर तौर पर इशारा कर रहा है। आज जो मार्केट जिस तरह से बंद हुआ है उससे अंदाजा इस बात का लग रहा है कि आज भी FIIs की अच्छी खासी खरीदारी हुई होगी जी। और पिछले कुछ दिनों में ही निफ्टी आप समझिए कि अच्छा खासा 1,000-1,200 पॉइंट के आसपास की तेजी, बिल्कुल उससे ज़्यादा की तेजी निफ्टी में या मार्केट्स में दिखाई दी है। और ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक तो दुनिया में चीज़ें संभल सकती हैं, दूसरी चीज़ भारत को लेके उम्मीदें ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। भारतीय मार्केट्स और भारत की इकोनॉमी दोनों ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए सर, इसी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसमें भारत की बात करते हैं। देखिए, चीन अमेरिका की कारोबारी जंग में भारत को फायदा होता नजर आ रहा है। चीनी कंपनियां भारत में अपने कदम जमाने के लिए पुरजोर कोशिशों में जुट गई। शंघाई हाइली ग्रुप और हायर जैसी कंपनियां भारतीय FDI नॉर्म्स मानने के लिए भी तैयार हो गई। मेरा आपसे सवाल है सर कि ट्रेड वॉर क्या भारत के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है? आपदा में अवसर वाली बात। बिल्कुल। अब तक हो क्या रहा था कि चीनी कंपनियां भारत में जो सरकार के FDI के नॉर्म्स थे या जो दूसरे नियम थे उनको मानने में ना नुकुर कर रही थी, कोताही बरत रही थी। हालांकि इसका हमने एक उदाहरण अभी देखा था जब MG को JSW के साथ, सज्जन जिंदल की कंपनी, उसके साथ जब उनका करार हुआ था। अच्छा। MG के सामने भारत में अपना एक टाई अप करना, एक जॉइंट वेंचर बनाने का उन पर दबाव था, तभी वो विस्तार भारत में कर सकते थे और उस कड़ी में फिर JSW के साथ करार हुआ और वो व्यवस्था हुई। ठीक है। BYD भी जोड़े क्या सर इसमें? BYD का तो चूंकि भारत में अभी तक एंट्री को सरकार ने परमिशन नहीं दी है। अब जबकि अमेरिका का प्रेशर चीन पर है टैरिफ को लेके, चीनी कंपनियों के लिए मुश्किल है, तो चाहे अब हायर चूंकि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बनाती है, AC, TV, फ्रिज, तमाम तरीके के उपकरण बनाती है, और दूसरी कंपनियों, अब ये कंपनियां भारत के जो FDI नॉर्म्स हैं उनको पूरा करने के लिए एक तरह से रजामंद नजर आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं जी। हो ये रहा था कि ये कंपनियां भारत में किसी भी जॉइंट वेंचर में माइनॉरिटी स्टेक होल्डर के लिए तैयार नहीं थी अब तक, कि कोई ऐसा जॉइंट वेंचर बने जिसमें मान लीजिए 30 या 40% का स्टेक चाइनीज़ कंपनी का हो और बाकी का मेजॉरिटी स्टेक इंडियन कंपनी का हो। तो उस चीज़ के लिए चीनी कंपनियां अब तक तैयार नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि दुनिया भर के रास्ते बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसे में चीनी कंपनियों को लग रहा है कि अगर भारत का बाजार मिल रहा है, बड़ा बाजार है, कंजम्पशन के लिहाज से एक बड़ा बाजार है, तो वहाँ पर अगर कारोबार करना है तो सरकार की जो तय की गई लिमिट है, सीमा रेखाएं हैं, उसको मानना पड़ेगा। और चीनी कंपनियां अब उस लाइन पर चलने के लिए एक तरह से तैयार होती हुई नजर आ रही है। भारत के लिए भी इसमें एक बड़ा फायदा है जी। लेकिन व्हाट अबाउट सर डंपिंग इशू, जो लगातार हम लोग उस पर भी चर्चा करते आ रहे हैं कि यहाँ के जितने भी जो मैन्युफैक्चरर्स कहिए,
डॉक्टर्स कहिए और तमाम तरह के जो बिजनेस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो चिंता जता रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि चीनी सामान जो है यहाँ सस्ते दाम पे डंप होना शुरू हो जाए और फिर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो हैम्पर होने लगे। तो उसको कैसे टैकल करेगी भारतीय सरकार? बिल्कुल, देखिए एक तो व्यवस्था हुई, एक तो बात हुई आपकी मैन्युफैक्चरिंग की, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है। चीनी कंपनियां जैसे BYD मान लीजिए भारत में आती है, जॉइंट वेंचर बनाती है, भारत में कारें प्रोड्यूस करती है, भारत में कारें मैन्युफैक्चर करती है। या जैसे MG है, भारत में प्लांट है, भारत में गाड़ियां बना रही हैं, इस तरह की। दूसरी व्यवस्था ये हो गई, चीन में सामान बना, टॉयज हो गए या बाकी चीजें हो गई, और भारत उसको स्टील हो गया, भारत उसको डंप किया गया। ये हो गया जिसको लेके जो भारत के कारोबारी हैं, भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं, कंपनियां हैं, वो चिंता जता रहे हैं कि क्या ऐसा होने की आशंका है कि जब अमेरिकी टैरिफ लगे हैं तो चीनी कंपनियां अपना सामान सस्ते में भारत में डंप करने लगे, और उसके लिए कोई सेफ गार्ड ड्यूटी, कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी सरकार को लगाना चाहिए, अलग अलग सेक्टरों को या प्रोडक्ट्स के हिसाब से उसको देखते हुए। तो इसकी आशंका इंडस्ट्री सरकार के सामने रख चुकी है, और सरकार ने भी इंपोर्ट मॉनिटरिंग ग्रुप एक बनाया है, जिसमें सरकार साफ तौर पर यह देख रही है कि क्या स्टील हो गए या दूसरे प्रोडक्ट्स हो गए, उनकी कहीं डंपिंग तो भारत में चीन के जरिए शुरू नहीं हो गई है जी। लेकिन चीनी कंपनियां जो भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहती हैं, प्लांट लगाना चाहती हैं, उनको सरकार केस बाय केस किसी सेक्टर के हिसाब से नहीं कि साहब इस सेक्टर में हमारी ये पॉलिसी है, इस तरह की इसमें नियम शर्तें रहेंगी। चीन के साथ 2020 के बाद से सरकार ने साफ तौर पर केस बाय केस का एक पैटर्न लिया है कि हर कंपनी की जांच अलग की जाएगी, उसकी पूरा का पूरा बैकग्राउंड होगा, उसका सिक्योरिटी क्लियरेंस होंगे, और उस आधार पर उसको भारत में इन्वेस्टमेंट की इजाजत दी जाएगी जी। और अब चीनी कंपनियां ये है कि सरकारी लाइन के उस पे चलती हुई नजर आ रही है। तो एक तरह से भारत की जो बात थी, जो भारत के नियम थे, उनको वो मानने के लिए तैयार दिखाई दे रही हैं। सर, इससे एक और सवाल है मेरा कि अगर मेरे पास एक आंकड़े है व्यापार डाटा वाला जो है ना, कि उसमें कितना घाटा है। हालांकि हम इंडिया अमेरिका का जो ट्रेड है वो तो सरप्लस में है सर, $41.2 बिलियन का सरप्लस यानी मुनाफा है भारत सरकार को हो रहा है। लेकिन चीन के साथ जो व्यापार घाटा है सर वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, अब $99.2 बिलियन का हम लोग घाटे में चल रहे हैं सर। अगर वो कंपनियां, मैं आसान भाषा में आपसे समझना चाहूँगा कि अगर चीनी कंपनियां अगर यहाँ आती हैं, यहाँ अपने आप को सेटल करती हैं, तो उससे जो व्यापार घाटा है उसमें कुछ कमी होती हुई दिखेगी या नहीं दिखेगी? नहीं, व्यापार घाटा उससे कम हो सकता है भारत का, जब आप डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं और चीन से यहाँ बन रही हैं फिर एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो उसमें सरकार को टैक्स भी मिल रहा है और कारोबार भी मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है और बाकी चीज़ें हैं। मसला वहाँ खड़ा हो जाता है जब आप फिनिश्ड गुड्स को या दूसरे चीज़ों को या कंपोनेंट्स को आप सीधा बना बनाया हुआ इंपोर्ट करते हैं, और आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो उतना नहीं है जितना कि एक ट्रेड बैलेंस के लिए ज़रूरी होना चाहिए। इसीलिए चीन के साथ जो $99 बिलियन का जो आप बता रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के साइड में, ये एक गंभीर चिंता पैदा करता है। और सरकार इसी वजह से 2020 में जब लद्दाख का मसला हुआ, जब गलवान का मसला हुआ, उसके बाद से सरकार ने अपने जो बैरियर्स हैं चाइनीज़ कंपनियों के लिए वो और कड़े कर दिए। अब देखना ये होगा कि क्या चीन भारत में अपने सामान के माल की डंपिंग कर पाने में सफल होगा, क्या सरकार उसको रोक पाने में सफल होगी? क्योंकि एक मसला यहाँ पे इंपोर्टर्स का भी है, जिनको अगर चीन मान लीजिए 10 या 15% डिस्काउंट पे सामान चीनी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अगर देते हैं, तो क्या कंपनियां उसको डिनाई कर पाएंगी? क्या सरकार को उस पर टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे? ऐसे भी खबरें आई थी सर, बिल्कुल 5% का उन्होंने कह दिया कि डिस्काउंट ले लो भाई हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स पर, और यहाँ पे सस्ते हो जाएंगे फ्रिज, एसी और तमाम तरह की चीज़ें। बिल्कुल, तो ये भी एक मसला यहाँ पर है। लेकिन जिन चीज़ों के, मान लीजिए जिन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं है, जैसे फ्रिज, जो आपका एसी है, उनके बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो चीन से ही आते हैं, उनकी अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं है, तब सरकार को अगर वो डिस्काउंट पे मिल रहे हैं तो जाहिर तौर पर सरकार भी चाहेगी कि वो आए, और कंज्यूमर्स को भी वहाँ पर 2, 4 या 5% का अगर बेनिफिट मिलता है, डिस्काउंट आता है, तो उसका फ़ायदा हो सकता है। तो एक तो बात ये है जी। एक और यहाँ पे मसला है जो भारत को जो पूरा इस गेम में, और जिस वजह से मार्केट्स भी अच्छे चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं,
वो ये है कि भारत को एक दूसरे एंड पर भी फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है इस पूरी गफलत में। कौन सा है वो? जो अमेरिकी कंपनियां हैं जिनके चीन में बेस हैं, वो कंपनियां, भारत सरकार चाहती है कि वो कंपनियां भारत में आकर शिफ्ट हो जाएं, अपनी यूनिट्स लगाएं। सरकार अपनी तरफ से एक्टिव होकर इन कंपनियों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ सरकार ने इंडस्ट्री लीडर्स के साथ एक मीटिंग की है जिसमें इस मौके को किस तरह से भुनाया जा सकता है, किस तरह से अमेरिकी कंपनियों को भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाया जा सकता है, या उनका जो एक सप्लाई चेन का जो China+1 वाला मामला है वो फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है चीन के साथ, या चीन से पूरी तरह से शिफ्ट होकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भारत लाने की एक कोशिश सरकार की तरफ से बड़े लेवल पर की जा रही है। इसकी पूरी एक स्ट्रेटजी सरकार तैयार कर रही है जिसमें इंडस्ट्री भी शामिल है। तो ये भारत को जो चीन पर बड़े एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रतिबंध है, ट्रेड बैरियर्स लगा दिए गए हैं, उसका भारत बड़ा फायदा इस वक्त उठा सकता है। सर 21 से 26 अप्रैल के बीच में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी जा रही हैं अमेरिकी दौरे पर। कहा जा रहा है कि वहाँ IMF के साथ उनकी मीटिंग हो सकती है, तमाम तरह के वहाँ जितने भी। अब इसमें एक उदाहरण से इस पूरी चीज को आप समझ लीजिए कि बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जी प्लीज। चीन में जो आईफोन बनता है वो अगर अमेरिका जाता है तो उस पर 20% का टैरिफ लगता है। मान लीजिए 100 रुपए का आईफोन है जा रहा है तो वहाँ 120 का। भारत में जो आईफोन बन रहा है उस पर अमेरिका 0 ड्यूटी लेता है। माने 100 का आईफोन वहाँ 100 का ही जा रहा है। तो अब आप समझिए कि कोई भी कंपनी जो चीन में बेस बनाकर सामान को अमेरिका भेज रही है, इस वक्त उसके लिए ये घाटा 20% का घाटा साबित हो रहा, अगर हम केवल आईफोन का मामला ले लें। तो कंपनियों के लिए क्या बेनिफिशियल होगा कि वो वहां से अपना प्लांट उठाएं और यहां लगाएं, और यहां से अगर आपको टैरिफ का एक स्प्रेड मिल रहा है, एक मार्जिन मिल रहा है अगर आपको टैरिफ का चीन के मुकाबले, तो कंपनियों के लिए भारत से या वियतनाम से या दूसरे देशों से जिन पर कम टैरिफ है वहां से अपना सप्लाई चेन अमेरिका को भेजने में, सामान को भेजने में जाहिर तौर पर एक फायदे वाला सौदा साबित होगा। तो इस कड़ी में भारत चूंकि बड़े मौके भी दे रहा है इन्वेस्टमेंट के, तो पूरी दुनिया की कंपनियां भारत में अपना बेस बना सकती हैं। खास तौर पर जो चीन में है, चीन में बड़ा जिनका बिजनेस है, वो कंपनियां भारत आ सकती हैं ताकि चीन पर जो इम्पैक्ट हो रहा है उससे वो बच सकें। सर तो इन सब पिक्चर में चीन तो फिर और डी ग्रोथ के मामले में गिरता चला जाएगा। चीन के लिए जाहिर तौर पर इसी वजह से चीन ने खुद को एक कदम पीछे खींचा है, और चीन चाहता है कि किसी भी तरह से अमेरिका के साथ डील हो जाए जिससे कि जो स्लोडाउन ऑलरेडी चाइना झेल रहा है उससे कहीं और बड़े स्लोडाउन में वो न चला जाए। चीन ने बड़े लेवल पे अपने यहाँ कैपेसिटीज क्रिएट की है, फैक्ट्रियां लगाई हैं, घर बनाए हैं, और अगर डिमांड नहीं निकली लोकल या ग्लोबल, तब चीन के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इतनी बड़ी आबादी और आपका पूरा समझिए पूरी इकोनॉमी, उसको बचाए रखने के लिए चीन के सामने मुश्किलें होंगी। चलिए सर, और अंतिम में बात करते हैं टाटा सन्स की, जिसकी लिस्टिंग को लेकर अब एक बड़ी खबर आ रही। खबर है कि शापूरजी पालोनजी ग्रुप से जुड़ी हुई है। कर्ज से दबे एसपी ग्रुप ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुहार लगाई है, मांग की है कि टाटा सन्स को लिस्ट कराया जाए। ईटी की खबर के मुताबिक एसपी ग्रुप ने आरबीआई से मांग की है कि वो टाटा सन्स की लिस्टिंग को सपोर्ट करे। अब क्यों सपोर्ट करे, मेरा आपसे सवाल है सर। इसके अलावा एक और सवाल है कि क्या टाटा सन्स की लिस्टिंग का जो रास्ता है सर, वो अब खुल सकता है क्या? बिल्कुल, टाटा सन्स की लिस्टिंग को लेके अब एक तरह से कहें तो कुछ चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि टाटा ग्रुप को अपनी जो होल्डिंग कंपनी है टाटा सन्स, इसको लिस्ट कराना पड़े। 18.37% का स्टेक है शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप का टाटा सन्स में। इस स्टेक को शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप अपना बेच नहीं पा रहा है। एक बात, दोनों ग्रुप्स के बीच में शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप पर भारी भरकम कर्ज है, नया कर्ज वो जुटा रहा है ताकि कंपनियों का ऑपरेशन चलता रहे, बाकी चीज़ें। टाटा के बीच में, टाटा ग्रुप के बीच में, शापूरजी पल्लोनजी के बीच में जब साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया था, और उसके बाद जब उनको हटाया गया रतन टाटा के साथ साइरस मिस्त्री के विवाद के बाद, तब से दोनों ग्रुपों के बीच में कानूनी मुकदमे हुए, इतनी खटास हो गई कि आज एक बड़ा मसला वो बना हुआ है दोनों ग्रुप्स के बीच में। अब जो 18.37% स्टेक है, इसको अनलॉक करने के लिए शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप चाहता है कि इस जो टाटा सन्स है उसकी लिस्टिंग की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, और उसी
वजह से आरबीआई के पास गुहार लगाई है एसपी ग्रुप ने कि टाटा सन्स को लिस्टिंग के लिए सपोर्ट आरबीआई करे। अब है क्या, सितंबर 2022 में टाटा सन्स को आरबीआई ने अपर लेयर एनबीएफसी घोषित कर दिया था। अपर लेयर एनबीएफसी घोषित करने का मतलब ये था कि सितंबर 2025 तक टाटा सन्स को खुद को शेयर बाजार में लिस्ट कराना था। कंपलसरी था। ठीक है सर। लास्ट ईयर टाटा सन्स ने क्या किया कि खुद को अपर लेयर जो एनबीएफसी है जी, उससे डी रजिस्टर कराने के लिए आरबीआई के पास एप्लीकेशन दी कि हमको डी रजिस्टर करना, हमको अपर लेयर एनबीएफसी नहीं रहना जी। इसके लिए क्या किया, टीसीएस से जो डिविडेंड मिला और बाकी पैसा लेके टाटा सन्स ने अपना सारा कर्ज चुका दिया। चुकाकर टाटा सन्स ने बता दिया कि हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, अब हम एनबीएफसी अपर लेयर नहीं है, और उस मैंडेटरी जो अनिवार्यता है कि आपको लिस्ट होना पड़ेगा, आईपीओ लाना पड़ेगा, उससे टाटा सन्स ने बचने की कोशिश की, मांग की। टाटा सन्स की एप्लीकेशन अभी भी आरबीआई के पास है। रिजर्व बैंक ने अभी तक इस जो दरखास्त है इस पर कोई फैसला नहीं किया कि आपको इससे छूट दी जाती है, अपर लेयर एनबीएफसी नहीं माना जाएगा, डी रजिस्टर किया जाना है या नहीं किया जाना है। ठीक है सर। तो इस वजह से टाटा सन्स भी थोड़ी सी गफलत में है कि अब यार क्या होगा हमारा, क्या वाकई इसीलिए गुहार लगा रहा है आरबीआई से, इसीलिए गुहार लगा रहे हैं शाहपुर जी पल्लोन जी ग्रुप। अच्छा। और आरबीआई टाटा सन्स का एप्लीकेशन ऑलरेडी है कि हमको डी रजिस्टर कर दीजिए यहाँ से, जो एनबीएफसी यूएल का जो अपर लेयर का जो वो है, या कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का एक होता है, उससे बचने के लिए। शाहपुर जी पल्लोन जी ग्रुप का मसला यह है कि उनका 18.5% का एक तरह से हम कहें तो स्टेक फंसा हुआ है। वो सबसे बड़े पब्लिक शेयर होल्डर है टाटा सन्स में। तो अब अच्छा क्या है कि पैसा कर्ज जुटाना है, तो उसके लिए वो उस स्टेक को गिरवी रखना चाहते हैं बैंकों के पास, या जो दूसरे आपके ग्रुप हैं जो कर्ज दे सकते हैं उनके पास, वो इस स्टेक को गिरवी रखना चाहते हैं जी। लेकिन टाटा सन्स के साथ जो क्लॉज है उसमें अभी उनको इस बात की इजाजत नहीं मिल पा रही कि वो बेच पाए। आप समझिए कि टाटा सन्स में 18% से ज्यादा का स्टेक हजारों करोड़ की वैल्यू बनाता है जी। दूसरी चीज ये है कि अगर टाटा सन्स का आईपीओ आता है तो उसकी वैल्यूएशन और बढ़ जाएगी, तो जो स्टेक अभी है वो उसकी कीमत और ज़्यादा अच्छी मिलेगी। पूरा का पूरा शाहपुर जी पल्लोन जी ग्रुप अगर ये स्टेक अनलॉक कर पाता है तो आप समझिए कि उनको बड़ी राहत, मतलब बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है जी। टाटा सन्स की तरफ से ये है कि टाटा सन्स इस वक्त थोड़े कंफ्यूजन में है कि अगर रिजर्व बैंक इनकी एप्लीकेशन को मंजूरी नहीं देता है डी रजिस्टर होने की, तो सितंबर 25 टाटा सन्स को लिस्ट तो जाहिर तौर पर सितंबर 2025 तक होना आसान नहीं है, मुश्किल है। तो वो फिर और वक्त मांगेंगे आरबीआई से कि हमको आईपीओ लाने के लिए आप और टाइम दें जी। अब इसका फायदा एक ये है कि अगर टाटा सन्स का आईपीओ आता है तो जाहिर तौर पर इससे पहले टाटा कैपिटल का आईपीओ आएगा, लेकिन बहुत मार हुआ था सर। लेकिन अब अगर टाटा सन्स का आईपीओ आता है तो इन्वेस्टर जो बहुत वक्त से इंतजार कर रहे हैं उनके पास एक और मौका होगा कि वो टाटा सन्स के आईपीओ में पैसे लगाकर कमाई कर सके। इन्वेस्टर्स के हिसाब से ये है। शाहपुर जी पल्लोन जी ग्रुप की अपनी पूरी कहानी है, वो झंझट से निकलना चाहते हैं, वैल्यू अनलॉक करना चाहते हैं। वैल्यू अनलॉकिंग का मामला है टाटा सन्स के साथ, वो पूरे के पूरे रिश्ते खत्म करना भी चाहते हैं, क्योंकि चीजें अभी दोनों ही ग्रुप में, भले रतन टाटा नहीं रहे या साइरस मिस्त्री नहीं रहे, लेकिन दोनों ग्रुप्स के बीच में अभी भी तनाव है। शाहपुर जी पल्लोन जी ग्रुप ने आरबीआई से एक और बात कही है। उन्होंने कहा जब अपर लेयर एनबीएफसी का दर्जा वापस करने के लिए टाटा सन्स ने विचार विमर्श किया या बातचीत की, तो उन्होंने इस डिस्कशन में हमको शामिल नहीं किया और इस पर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। तो जाहिर तौर पर बात यह है कि दोनों ग्रुपों के बीच में, मैं समझ पा रहा हूं, मिसट्रस्ट वाला इशू हो गया। बिल्कुल, जो साइरस मिस्त्री को हटाने के बाद से जो हटाया गया वो पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट तक आया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बेदखल करने को अपनी तरफ से मोहर लगा दी थी, ठीक है इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन वो दरार दोनों ग्रुप्स के बीच में अभी भी है। और अब चाहे टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन हो गए हैं, बाकी वहाँ पे उनके साइरस मिस्त्री के भाई पूरा का पूरा शाहपुर जी पल्लोन जी ग्रुप को की कमान संभाले, उसमें बड़ी कंपनियां हैं, कई सारी कंपनियां, लेकिन वो एक तो मसला दोनों में नहीं फंसा, सुलझा हुआ है। और दूसरा, अगर आईपीओ आता है तो इन्वेस्टर्स के लिए भी, या जो आम लोग हैं, निवेशक हैं,
उनको एक मौका जरूर मिल सकता है इस पूरी कहानी में। एक बड़ी बात ये जरूर है, झंझट के बीच निवेशकों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि मैंने टाटा कैपिटल वाला भी मैंने बहुत रिपोर्टिंग की थी सर। बहुत लंबे अरसे तक लोग इंतजार करते थे कि कब टाटा ग्रुप का कोई आईपीओ आएगा ताकि हम भर भर के पैसा लगाएंगे, और अच्छी खासी उसमें लिस्टिंग गेन्स भी हुई थी लोगों को। टाटा टेक की आप बात कर हाँ सॉरी, टाटा टेक की मैं बात कर रहा हूँ। टाटा कैपिटल का आईपीओ आना है जी जी जी, टाटा कैपिटल का आईपीओ आना है, माफ कीजिएगा। और टाटा टेक की बात, टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया था जी 2023 की बात है, 2023 के आखिर में आया था टाटा टेक का आईपीओ। 700 के आसपास उसका प्राइस था और शायद 1400 रुपए पे वो, सर। हाँ बहुत की स्थिति थी। चलिए सर, तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम मुद्दों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी सेंट्रल।